नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की श्रृंखला में दोस्तों मैंने जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पुरजोर एकदम पूरा अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरा प्रभाव लगा दिया है, पूरा ताकत झोंक दी है कि आपको दिल्ली पुलिस की एक एक क्लास आपको मिलती रहे। ठीक है, मैं जो है आज उसी क्लास को कंटिन्यू करूंगा जो पीछे कल एक वीडियो मेरा अपलोड हुआ था। वो वीडियो था प्रतिशतता पर। किस पर था? प्रतिशतता पर। प्रतिशतता की मैंने बताया है कि 4 से 5 क्लास में मैं जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल तक, देखिएगा मैं नहीं कह रहा हूं मैं सीपीओ एसआई लेवल तक पढ़ाऊंगा, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल तक का सवाल 5 से 6 वीडियो में कवर कर दूंगा। और आप अगर वही प्रतिशतता का 5-6 वीडियो देख लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा इसी पर से, मतलब इसी व्हाइट बोर्ड से आप पूरा क्वेश्चन पाएंगे आपने अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप अपने दोस्तों को लेकर आ रहे होंगे और चैनल पर आइए और एक बार विजिट करिए, एक बार देखिए दिल्ली पुलिस की किस तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों को लेकर आइए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपका सपना है तो दिल्ली पुलिस में आपके सपने को पूर्ण कराऊंगा। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए और थोड़ा सा भी अगर आप भरोसा करेंगे मुझ पर तो ऐसा निश्चित है, संभव भी है कि आप सफल हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए पिछले क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि किसी चीज की शुरुआत करने के लिए पिछले क्लास से उसे कोरिलेट करना चाहिए। मैं पिछले क्लास का 2-3 क्वेश्चन लेने के बाद धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की लेवल को बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया है। एक ठोस गोले का व्यास जो है 20% बढ़ गया है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? आपके सामने यही क्वेश्चन है। देखिएगा मैं कल ऐसे सवाल 2-3 सवाल आपके सामने कराया था और आपने किया भी था। देखिएगा जब क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, ठीक है, जब क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा तो आप परिणामी परिवर्तन निकालिएगा। परिणामी परिवर्तन 2 बार निकालिए। जैसे यहां पर व्यास में परिवर्तन 20% का हुआ है तो x की जगह पर भी 20 मानिएगा और y की जगह पर भी 20 मानिएगा। ठीक है, जो फार्मूला आपके सामने है वो फार्मूला है कुल परिवर्तन का, कुल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो परिवर्तन का फार्मूला है वो है x + y + xy/100। ठीक है, अगर यहां पर क्षेत्रफल दिया है तो आप इसी तरीके से निकालिएगा, एक ही बार परिणामी परिवर्तन निकाला जाएगा। अभी सवाल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पर एक ही डाटा दिया है तो उस डाटे को दो बना लेंगे। ठीक है, 20% दिया है, x की जगह पर भी 20 लिखेंगे, y की जगह पर भी 20 लिखेंगे। अब इसकी जड़ तक हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मतलब यह होना चाहिए स्मार्ट स्टडी करके हमें सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए x की जगह पर x की वैल्यू रखिए 20 + 20 + 20 गुणे 20 बटे 100 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, धन 2 दूना 4, 40 और 4 कितना होता है? 44%। ठीक है, यही हमारा उत्तर आ गया। समझ में आया आपको? जब एक गोले के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाएगा तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल 44% की वृद्धि होगी। समझ में आया आपको? जब उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि यह सवाल पिछले क्लास में सवाल कराया गया था और आज भी मैं 2-3 सवाल इस पर लिया। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपके सामने, सेम बिल्कुल ही वैसा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मैं सवाल इस वजह से ले लिया हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 25% और 4% बढ़ा दिए जाते हैं। त्रिभुज की आधार जो है 25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और ऊंचाई जो है 4% बढ़ा दिया जाता है। आपको मतलब किससे है? आप इस सवाल में देखिएगा तो उसके क्षेत्रफल में, जहां पर क्षेत्रफल पूछा जाएगा वहां पर परिणामी परिवर्तन आपको निकालना है। ठीक है, त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 25% और 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? तो x की जगह पर आप 25 मानिएगा और y की जगह पर 4 मानिएगा और कुल परिणामी परिवर्तन आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो परिणामी परिवर्तन अर्थात क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आपको मिलेगा 25 + 4 + 25 गुणे 4 बटे 100। 25 चौका 100, 25 चौका 100 से कैंसिल हो गया, 25 और 4 कितना हो गया? 29%। ठीक है, यही 29% आपका उत्तर हो गया।
जब किसी त्रिभुज के आधार में 25% और ऊंचाई में 4% की वृद्धि की जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में 29% की टोटल वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां पर उम्मीद है कि पहले सवाल की तरह बिल्कुल यह भी सवाल था। उम्मीद है कि आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है, इसे देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं वो क्षेत्रफल जो है द्विविमीय होता है। ठीक है, क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो द्विविमीय होता है, लेकिन जो हम आयतन निकालते हैं आयतन त्रिविमीय होता है। उसमें ऊंचाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो जब तीन डाटा आपके पास तीन डाटा हो एक्स वाई जेड, तीन डाटा हो और इसमें परिणामी परिवर्तन निकालना हो तो सबसे पहले आप एक्स वाई को परिणामी परिवर्तन निकालेंगे, जो आएगा उसे लेकर के हम जेड से परिणामी परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, आपके पास कितना भी डाटा हो इसी तरीके से आपको परिणामी परिवर्तन निकालना है। चलिए उस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपके सामने दिया गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यह सवाल बिल्कुल ही आसान है। पिछले अगर आप पहली क्लास लिए होंगे तो मैंने ये सवाल जरूर बताया था। तो 100 जैसे कि एक गोले की त्रिज्या मैं मानता हूं 100 से 200 हो जाती है, तभी तो दोगुनी हो जाएगी। आप कहिए 100 से 200 होने में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे 100% का। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, अर्थात एक गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए। तो जब 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। मैंने बताया है जब आयतन निकालना हो तो आप तीन डाटा लीजिएगा। 100% है, इसे आप 100%, 100%, 100% इस तरीके से तीन डाटा ले लीजिए। पहले इस 100 और इस 100 का परिणामी परिवर्तन निकालिए, उसके बाद जो आएगा उसका इस 100 से परिणामी परिवर्तन निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले 100 का परिणामी परिवर्तन क्या हो जाएगा, 100 धन 100 धन 100 गुणे 100 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो परिणामी परिवर्तन आपको मिलेगा वो 300% का मिलेगा। ठीक है, पहले 200 को लेकर के, पहले 100 और दूसरे 100 को लेकर के परिणामी परिवर्तन आपके पास 300% का आया। ठीक है, अब 300 और 100 को लेकर के आप परिणामी परिवर्तन निकाल लीजिए। 300 प्लस 100 प्लस 300 गुणे 100 बटे 100। ठीक है, यहां 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 700%। ठीक है, इस तरीके से आप देखे होंगे यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसके आयतन में कुल 700% का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जब क्षेत्रफल दिया जाएगा तो परिणामी परिवर्तन के लिए दो डाटा लेंगे, और यहां पर जब आयतन की बात की जाएगी, मैंने बताया है आयतन में त्रिविमीय होता है तभी आयतन निकाला जाता है और क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर तीन डाटा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी अपनी आय का 5% किसी ट्रस्ट में दान करता है। ध्यान रखिएगा, एक आदमी अपनी आय का 5% किसी ट्रस्ट में दान करता है, शेष आय का 20% किसी बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपया बचता है, तो उसकी आय कितनी थी। आपसे पूछा गया है। ये सवाल जो है बेसिकली आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन ये कहे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई व्यक्ति के पास 100% पूंजी है, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के पास 100% पूंजी है, अगर वह 40% कहीं पर दान कर देता है तो उसके पास कुल पूंजी 60% बचेगी। कितनी बचेगी, 60% बचेगी। ठीक है, यह तो बेसिक है, इसे आप जानते होंगे। आपके पास 100 रुपया है, 40 रुपया दान कर देंगे तो आपके पास शेष जो बचेगा 60 रुपया बचेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस सवाल में लगते हैं, लेकिन सवाल को समझना है किस तरीके से सवाल को हैंडल किया जाता है। एक आदमी अपनी आय का, हम उसकी आय को आय ही रहने देते हैं, यहाँ पर मैं आय लिखता हूँ, यक्स के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। आप यहाँ पर यक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं केवल यक्स की डर की वजह से मैंने आय लिख दिया है। ठीक है, मुझे भी डर लगता है यक्स से। एक आदमी अपनी आय का 5% किसी ट्रस्ट में दान कर देता है। देखिएगा, अंत में उसकी बचत की बात की गई है। जब वो व्यक्ति जो है उसके पास 100% आय है, वो 5% किसी ट्रस्ट में दान कर देगा तो उसके पास कितनी पूंजी बचेगी, 95% बचेगी। ठीक है, आय में हम 95% कर दिए, आय का 95। अब इसके पास इतनी बचत हुई, उसके बाद क्या कहा है, शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है। जब मान लीजिए, अब यहां पर छोड़ दीजिए, यहां तक सवाल हो गया। अब शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है, फिर मैं मानता हूं उसके पास जो है
100% आय थी, 20% आय बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास कितनी बची? 80% बचा। ठीक है, तो बचत निकालना है क्योंकि बाद में टोटल बचत दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर जो गुणा किया जाता है वो बचत का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 80/100 हो गया। ये टोटल इज इक्वल टू 1919 के कितने के हैं? 1919 के बराबर है। एक बार पुनः इस सवाल को समझिएगा। एक व्यक्ति अपने आय का 5% किसी ट्रस्ट में दान करता है, तो 5% जब किसी ट्रस्ट में दान करता है तो उसकी आय का 95% बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद कहा है शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है। 20% जब बैंक में जमा करेगा तो फिर से मानेंगे उसकी आय 100 है, तो 100 का 20% जमा कर देगा तो उसके पास अब भी 80 रुपया बचेगा। 80/100 कर देंगे, टोटल की वैल्यू 1919 हो जाएगी। ठीक है, तो आय बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा, आय बराबर हो जाएगा 1919 गुणे 100 बटे 95 गुणे 80। ठीक है, इसका गुणा जब आप करेंगे काटेंगे तो आपके सामने आएगा 2525 रुपए। कितना आएगा? 2525 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। उसकी जो आय आएगी टोटल वो कितनी आएगी? 2525 रुपए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ही आसान सवाल है, आय व्यय पर आधारित वह भी क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है रतन का व्यय और बचत का अनुपात। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यहाँ पर मैं व्यय लिखता हूं और यहाँ पर मैं बचत लिखता हूं। अगर आपने अनुपात का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के अनुपात का वीडियो देख लीजिएगा, तब आइएगा यहाँ पर, क्योंकि अनुपात का औसत का बहुत बड़ा रोल रहता है, परसेंटेज में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। मैं यहाँ पर व्यय और बचत 5:1 लिखता हूं। मैं इसे 500 और 100 भी कर सकता हूं। ठीक है, 500 और 100 भी कर सकता हूं, 5000 और 1000 भी कर सकता हूं। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक व्यक्ति जो है 5000 रुपया खर्च करता है, पहले इसे समझिएगा, एक व्यक्ति 500 रुपया खर्च करता है और 100 रुपया बचा लेता है, तो उसके पास पूरी आय कितनी थी? तो 500 और 100 को जोड़ देंगे तो उसकी आय पता चल जाएगी। अर्थात जो इसकी आय थी कितनी थी दोस्तों? 600 रुपए। ठीक है, 600 उसकी आय थी। उसने कहा है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, अर्थात आय जो है 25% इंक्रीज कर दिया जाए, तो आय जो 25% इंक्रीज करना है 600, जब बढ़ाना है 25%, या तो 600 का 25% निकाल करके 600 में जोड़िए आप, या तो 600 का सीधे सीधे डायरेक्टली 125% आप निकाल दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 के 6 7, 750 रुपए उसकी आय आ गई। 750 रुपए। उसके बाद कहा उसकी बचत 15%, मतलब उसकी बचत को भी 15% बढ़ा दिया जाए। बचत को हम 15% बढ़ा देते हैं, तो 100 का जब 15% बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पर 15% इंक्रीज हो गया। तो उसने पूछा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब उसका व्यय कितना होगा? कोई व्यक्ति 750 रुपया उसकी आय है, ठीक है, और उसकी बचत 115 रुपया है, तो उसकी व्यय कितना होगा, अर्थात उसका खर्च कितना होगा? कोई व्यक्ति 5 रुपया कमाता है, कोई व्यक्ति 5 रुपया कमाता है और 3 रुपया बचा लेता है, तो उसका खर्च कितना होगा? 2 रुपया होगा ना। तो 5 में से 3 को घटा है तभी आपको 2 रुपया पता चला है, इसलिए 750 में 115 आप घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर बचा 6, 635 रुपया उसका क्या हो गया? बचत हो गया। ठीक है, पहले वो 500 रुपया बचाता था, क्या पूछा है उसके व्यय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले वो 500 रुपया खर्च करता था, अब वो 635 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसके व्यय में बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 135 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और किस पर हुई है? 500 पर हुई है, गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0, मतलब व्यय में उसके कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यही आपसे पूछा गया है। तो 5 से जब आप काटेंगे तो 27% आ जाएगा। ठीक है, अर्थात उसके व्यय में कुल 27% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, एक बार पुनः इस सवाल को समझिएगा। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। मैंने व्यय और बचत लिख दिया 500 100 रुपए। उसके बाद उसके वेतन, अब उसका वेतन, कोई व्यक्ति 500 रुपया बचाता है, 500 रुपया खर्च करता है, 100 रुपया बचाता है, तो उसकी आय 600 रुपया हो जाएगी। जो सवाल में कहा मैंने वही किया है। उसका वेतन 25% बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया 25%, 750 आ गया। फिर उसका बचत जो है 15% बढ़ा दिया, तो बचत 100 से 15 हो गया, मतलब 115 कर दिया। तो उसके व्यय क्या होगा? 750 में से 115 घटाएंगे 635 रुपया, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले वो आदमी 500 रुपया व्यय करता था,
अब वो 635 रुपया व्यय करता है, तो 135 रुपया उसकी व्यय में बढ़ोतरी हो गई। 135 बटे 500 पहला है, तो प्रारंभिक मान ही नीचे लिखते हैं जब प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं, तो प्रारंभिक मान 500 हो गया, गुणे 100 से गुणा करेंगे 27% हो जाएगा। अर्थात रतन का जो व्यय में परसेंटेज आपको मिला है वो 27% के मिला है। चलिए चलते हैं, 2-4 सवाल आपके सामने और करा देता हूं जिससे क्लास 2 आसानी से खत्म हो जाए। ठीक, आपके सामने एक सवाल और है। ये सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपसे यही सवाल पूछा गया है और यह सवाल मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा जिससे आप 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इसमें तब दिमाग लगा सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक समझिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, एक व्यक्ति की आय मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आय कितनी है, मैं मानता हूँ एक व्यक्ति की आय 100 रुपया है। कितनी है, 100 रुपया है। 75% राशि खर्च कर देता, अर्थात खर्च जो हो गया वो कितना हो गया, 75 का हो गया। ठीक है, जब एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है और 75 रुपया खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, बचत जो है 25 रुपए की हो जाएगी। इतना तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद सवाल को आगे बढ़िए, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अर्थात उसकी आय जो है 100 से 20% जब इंक्रीज हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ में आया? जब उसकी आय 20% इंक्रीज हो जाती है और वह खर्च में भी 15% का वृद्धि कर देता है, अर्थात जब पहले 75 खर्च करता था अब 15% इसमें भी इंक्रीज कर देगा, अर्थात 75 का 115% आपको निकालना है। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 115 तिया 345/4। 345, पहले 75 रुपया खर्चा करता था, अब 345/4 रुपया खर्चा करता है। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी। अब नीचे कंडीशन में जो बचत आएगी वो कितनी बचत आएगी, 120 माइनस 345/4। अब इसे आप घटा लीजिए, 480 में से 345 को हटाइए, इसे करना जानते होंगे, बहुत ही आसान है। 480 माइनस 345/4, ये आ जाएगा 135/4। ठीक है, 135/4 आ जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। एक व्यक्ति की आय जो है 100 थी, मैंने पहले माना, उसके बाद खर्च उसके 75 था तो उसका बचत 25 था। उसके बाद कहा गया है आय उसकी 20% बढ़ा दी जाती, मैंने 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया। उसका खर्च भी 15% इंक्रीज कर दिया, 75 गुणे 115/100 कर दिया, 345/4 आ गया। तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों, जब वो 120 रुपया बचाता है, मतलब कमाता है, इतना खर्च करता है, तो उसकी बचत इसमें से इसमें घटा देंगे, 135/4 आ जाएगी। बहुत ही आसान है। उसके बाद कहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, तो इसे देखिएगा, इसे आप घटा लीजिए। पहले 25 था, अब 135/4 हो गया है। ठीक है, तो 135/4 माइनस 25। ठीक है, इसे जब आप घटाएंगे तो गुणा कर दीजिए, 135 माइनस 100/4 मतलब 35/4 रुपये। ठीक है, तो 35/4 रुपए की उसकी क्या आ गई, बचत आ गई। बचत में वृद्धि आई है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा, कोई सवाल सर कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो 35/4 रुपया में उसकी वृद्धि हुई है बचत में। तो वृद्धि परिवर्तन आपको निकालना है। वृद्धि परिवर्तन मैंने बार बार बताया है, वृद्धि परिवर्तन जो होगा कितना होगा, जो वृद्धि आपको मिली है उसे लिख लीजिए 35/4, और जो प्रारंभिक उसका बचत है वो लिख लीजिए 25 लिख लीजिए, और इसी में 100 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा 35/4, और एक 25 ऊपर चला आएगा तो हो जाएगा 25, यहाँ गुणा कर दीजिए और फिर 100 से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 चौका 100 आ गया 35%। कितना आया, 35%। अर्थात उस व्यक्ति के बचत में कुल 35% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बार पुनः इस सवाल को समझिएगा। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, अर्थात एक व्यक्ति के 100 रुपया है तो 75 रुपया खर्चा करता है, 25 रुपया बचेगा। ठीक, उसके बाद कहा आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% मैंने बढ़ा दिया, 100 का 120 हो जाएगा। उसके बाद उसने 15% खर्च में भी वृद्धि कर दी, 15% इसे भी बढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद बचत जो आएगा, बचत यहाँ पर लिख देंगे। प्रारंभिक बचत जो होता था, अब जो बचत होता है उसे घटा लेंगे तो बचत में वृद्धि आ जाएगी। अब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये भी आपसे पूछा गया है। जो 35/4 आया था 35/4 करेंगे, और प्रारंभिक बचत हमेशा प्रारंभिक मान, जब
जब प्रतिशत में परिवर्तन निकालेंगे तो हमेशा प्रारंभिक पे निकाला जाता है, इस वजह से नीचे प्रारंभिक बचत रखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 35% आ जाएगा, अर्थात उसके बचत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 35% की वृद्धि हुई है। तो उम्मीद है कि यह जो 5-6 सवाल मैंने आपको कराया है, कई टाइप के सवाल थे, पिछले क्लास को कोरिलेट करके पढ़िएगा। 6 ही सवाल आपके लिए बहुत है, इससे ज्यादा कोई कुछ करना नहीं है। मैं कभी जो है 2-3 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का पेपर। मैं वहां पे जो है आपको मैथ दिखाऊंगा कि किस तरीके के मैथ पिछले परीक्षाओं में आए हैं, तो उसी लेवल को मैं मेंटेन करके आपको पढ़ाई करा रहा हूं और उसी लेवल को मेंटेन करके आप पढ़ाई भी करिए। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करके नौकरी ले लीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चाहते वर्दी आपका सपना मैं पूरा करूंगा। इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।